हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबकी पाठशाला। और आज सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का, जो मुद्रा और साख हमने शुरू किया था। आई नो बहुत लेट हो रहा है, बट अब क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं तो टाइम की बहुत कमी हो रही है, बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके आपको मैं करवा सकूँ, ठीक है। और इतनी एफर्ट अगर आपको अच्छी लगती है तो अच्छे से पढ़ो। और हर चीज़ बताई जा रही है, वैसे भी आपको सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हमने पिछले जो पार्ट था उसमें हमने ये देखा था कि जो साख मतलब जो ऋण था, साख बोलो या फिर ऋण बोलो या फिर क्रेडिट बोलो, एक ही बात है, इंग्लिश में क्रेडिट बोलते हैं। उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। अब डिटेल में हम इस यूनिट में मतलब इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक, पानी, बिजली, उपकरण की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच में कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर पर किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर करती है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान होते हैं वो जो ऋण लेते हैं, यानी जो पैसे उधार लेते हैं, वो कुछ रीज़न से लेते हैं। जैसे कि उनका जो मेन रीज़न होता है, जो मेन पर्पस होता है, वो होता है खेती, ठीक है। तो खेती से संबंधित कार्यों के लिए, जैसे बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, कीटनाशक खरीदने के लिए, पानी की व्यवस्था करने के लिए, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि के लिए वो क्या करते हैं, कुछ समय के लिए पैसे जो हैं वो उधार लेते हैं। और जब उनकी फसल पक करके तैयार हो जाती है, कट जाती है, जब उसको मार्केट में वो बेच देते हैं बाज़ार में, तो उस पैसों से वो क्या करते हैं, जो ऋण उन्होंने लिया होता है उसकी वो अदायगी करते हैं। यानी उनको वो जिन लोगों से उन्होंने पैसे लिया होता है उसको वो वापस कर देते हैं। सपना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने सपना की कमाई को बढ़ाने की बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। सपना को कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह है परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी जो दो हमने एग्जाम्पल पढ़े कि जो ऋण है उसे हम क्या करते हैं, अपनी स्थिति को और सुधार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। जबकि अगर हमने ऋण को समय पर वापस नहीं किया तो उससे जो हमारी स्थिति है वो और क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है, बद से बदतर हो सकती है। तो ऋण हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है, ये डिपेंड करता है उसके परिणामों पर। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है ए, ठीक है, उसने पैसा उधार लिया मान लो, और उसकी फसल बहुत अच्छी हो गई और उसने क्या किया, उसे मान लो उसने जो भी फसल बेचा उससे उसे दुगना आय प्राप्त हुआ और उसने उस मुनाफे से आसानी से उस ऋण को वापस कर दिया। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए जो ऋण है वो लाभदायक है, क्योंकि उसने जो ऋण है, ऋण की वजह से वो क्या हुआ, आगे बढ़ा। अब सपना का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई, बर्बाद होने की वजह से वो ऋण वापस नहीं कर पाई और 1 साल के अंदर जो उसका ऋण था वो और बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में जो अगर हम परिस्थिति की बात करें तो ये जो परिस्थिति है ये क्या कर रहा है, ऋण की वजह से बद से बदतर हो गया, यानी कि उसने उसको ऋण जाल में फंसा दिया है। अब अगर हम बात करें ऋण की शर्तों की, जो ऋण है यानी जो हम उधार पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशंस होते हैं, क्या क्या शर्तें होती हैं। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित
कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके साथ उधारदाता कोई समर्थक ऋण आधार गिरवी रखने के लिए की गई मांग कर सकता है। समर्थक ऋण आधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल पर वह उधारदाता की गारंटी देने के रूप में करता है, जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे जमीन, बैंकों में जमा पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं। अब देखो, अगर हम ऋण की शर्तों की बात करें तो ऋण की 2 शर्तें होती हैं। एक तो ब्याज दर, ठीक है, कि जो ब्याज की दर है वो क्या होगी, ये पहले ही फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा है समर्थक ऋण आधार। समर्थक ऋण आधार को हम कोलेटरल सिक्योरिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में। समर्थक ऋण आधार का मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना होगा जिसके आधार पर ही आपको ऋण मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या देता है, जो पैसा दे रहा होता है उसको ये एक भरोसा देता है कि अगर किसी भी कारणवश जिस व्यक्ति ने उसे उधार लिया है, अगर वो उसको पैसे नहीं दे पाता है तो वो उस संपत्ति को बेच करके अपना पैसा जो है वो वसूल सकता है, ठीक है। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कोई ए पर्सन है, ठीक है, और ये कोई बी पर्सन है, ठीक है, बी नाम का व्यक्ति है। ये ए के पास गया और उसने बोला मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप मुझे 50,000 रुपये दे सकते हैं। तो इसने बोला ठीक है, मैं आपको 50,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन आपको कम से कम 50,000 से ज़्यादा मूल्य की कोई वस्तु जो है आपको मुझे अपने पास, मतलब आपको मुझे देना होगा, गिरवी रखना होगा, तभी मैं आपको ऋण दे सकता हूँ, ठीक है। अब तो ये क्या करता है, इसके पास मान लो कोई ज्वेलरी होती है, मतलब कोई गहना होता है जिसका मूल्य मान लो 1,00,000 रुपये। तो ये क्या करता है, बी जो है वो ए को कुछ जो उसके पास गहने होते हैं वो उसके पास गिरवी रखता है, ठीक है। उसके आधार पर वो क्या करता है, उसको पैसे दे देता है। तो ऐसे में जो वस्तु रखा जाता है गिरवी, उसी को समर्थक ऋण आधार कहा जाता है। चाहे वो ज़मीन हो, बैंक पूंजी हो, चाहे पशु हो, चाहे गहने हो, गाड़ियाँ हो, ये सारे क्या होते हैं, समर्थक ऋण आधार होते हैं, जो कि गिरवी रख करके ही व्यक्ति जो है, मतलब जिसके पास भी जो भी ले रहा है उसको गिरवी रखना पड़ता है, तभी उसको ऋण मिलता है। ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो ब्याज की दरें फिक्स होगी, समर्थक ऋण आधार यानी गिरवी रखना होगा, और जो भी पेपर्स आपको लगाना है, मतलब कोई भी फॉर्म हो गया, कोई भी डिटेल जो आपको देना है, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये सभी चीज़ें जो है वो क्या होगी, समर्थक ऋण की शर्तें होंगी। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरे ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और करदाता की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। तो अब एक बार हम ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आवास ऋण। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्जा लिया है। इस कर्जे पर ब्याज की दर 12% है और इस कर्जे को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़े हैं। बैंक नए घर के सभी कागजात ऋण आधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इस स्थिति में देखें तो ऋण की राशि कितनी है, 5 लाख रुपए लिया गया है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 5 लाख रुपए, ठीक है। अब ऋण की अवधि कितनी है, 10 साल है। कागजात क्या लिया गया है, उसके सैलरी से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड उससे पूछे गए हैं, ताकि बैंक इस बात से
इस बात से वो चेक कर सके कि मेघा जो मतलब 5 लाख रुपए ले रही है वो उतने पैसे लौटा भी पाएगी कि नहीं लौटा पाएगी। ठीक है, अब अगर हम ब्याज दर की बात करें तो ब्याज दर 12% है और अदायगी का स्वरूप क्या है, महीने में हर महीने ईएमआई के फॉर्म में यानी किस्त के फॉर्म में उसको देना है। ठीक है, और समर्थक ऋण आधार क्या हुआ, घर, यानी घर क्या किया है, घर के पेपर जो है वो बैंक ने अपने पास गिरवी रखे हैं, तो यहाँ पर समर्थक ऋण आधार जो है वो घर होगा, घर के पेपर्स होंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा विविध प्रकार के साख प्रबंध, एक गांव का उदाहरण। रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था। वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण प्रबंधों को जानने को उत्सुक थे। कौन लोग उधार देते थे, कर्जदार कौन है और ऋण की क्या शर्तें हैं। उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया और आगे आप उनका लेखा पढ़ सकते हैं। 15 नवंबर 2019 हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के इस समय अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे होंगे। खेतों में आलू की फसल लगी हुई है। पहले हम सोनपुर, एक छोटा सा गांव जहां सिंचाई की सुविधा मौजूद है, कि एक छोटे से किसान श्यामल से मिलते हैं। श्यामल का कहना है कि उसने अपने 15 एकड़ ज़मीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज दर देना पड़ता था। और पिछले कुछ वर्षों में श्यामल गांव के एक कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज की दर से ऋण ले रहा है। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधी आगतों मुहैया कराता है, जिसे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना होता है। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा। इस तरह व्यापारी निश्चित है कि ऋण की अदायगी समय से हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती है, इसलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदकर बाद में कीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफा कमाता है। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है और वह फसल सस्ते में खरीदकर बाद में कीमतें बढ़ने पर बेचता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है श्यामल वाला है, उसमें उसने क्या बताया कि वो पहले महाजन मतलब गांव में जो लोग ब्याज पे पैसे देते हैं उन्हें महाजन बोला जाता है, मनी लेंडर्स यानी कि। तो जो श्यामल था पहले उनसे लेता था तो उसको वो 5% मासिक ब्याज दर पे जो है वो मिलता था। ठीक है, अब वो किससे ले रहा है, व्यापारी से ले रहा है जो गाँव का ही है। अब उसने जो व्यापारी है उसने ऋण देने की क्या क्या शर्तें रखी हैं। सबसे पहले तो उसने ब्याज दर फिक्स कर दिया कि भाई आपको 3% का ब्याज दर जो है वो देना होगा। दूसरी बात उसने क्या बोली है कि आप जो फसल तैयार होगी, फसल तैयार होने पर जो फसल है वो किसान जो है अपनी फसल उसी व्यापारी को बेचेंगे। दूसरा कंडीशन ये लगाया। ठीक है, और जो व्यापारी है किसानों से कम कीमत पे फसल खरीदता है और जब बाज़ार में कीमत बढ़ जाती है तो उनको महंगे दामों पर बेच देता है और ज़्यादा मुनाफा कमाता है। ठीक है, अब दूसरी कहानी हम पढ़ते हैं अरुण की। अब हम अरुण से मिले हैं जो एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ ज़मीन है। अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है जिसके खेतों के लिए बैंकों से ऋण मिलता है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% है और इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। अरुण की योजना है कि वे अपने फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। वह बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रख करके बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरख्वास्त देना चाहता है। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार होती है जो पहले ही खेती के लिए उससे ऋण ले चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसने जो अरुण का एग्जाम्पल है वो उन किसानों में से है जो किसी साहूकार या व्यापारी से यानी किसी ट्रेडर से या मनी लेंडर से पैसा नहीं लेता है, वो सीधा बैंक से लेता है। तो उसको क्या क्या फ़ायदा मिलता है, एक तो टाइम उसको ज़्यादा मिल गया, दूसरा उसका जो ब्याज दर है वो भी कम है। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए जो स्थिति है थोड़ी सी आसान है।
अब अगर रमा की हम बात करें तो रमा निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। साल के कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता है और उसे अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा इस कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्यवर्गीय भूस्वामी है, आश्रित है। भूस्वामी जो उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है। रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। अधिकांशतः रमा को नया ऋण लेना पड़ता है, जबकि वह पुराना ऋण लौटा ही नहीं पाती है। वर्तमान में उसे भूस्वामी को 5,000 रुपये देने हैं। यद्यपि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रमा उसे बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियोक्ता ही है। ठीक है, यानी कि लैंड ओनर, यानी कि भूस्वामी। जो रमा की कहानी है वो ये भी एक मजदूर है जो खेतों में काम करती है और इसकी जो आमदनी है वो बहुत कम है। और अगर इसके घर में कोई भी बीमार पड़ता है या कुछ भी छोटा मोटा भी फंक्शन होता है तो इसे जब पैसों की ज़रूरत होती है तो ये भूस्वामी के पास जाती है और वहाँ से वो पैसे लेती है और उसके खेतों में उसके लिए काम करके वो क्या करती है, उन पैसों को धीरे धीरे चुकाती है और वो कभी भी पूरा पैसा नहीं चुका पाती है। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा तो हमने ऋण के 2 स्रोत पढ़े यहाँ पर। एक हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कि या तो उसे महाजन से लोग लेते हैं, ठीक है, या फिर व्यापारी से लेते हैं पैसे, या फिर भूस्वामी से लेते हैं। ठीक है, तो इन सब से जो पैसे लिए जाते हैं वो ज़्यादा ब्याज दर पे लिए जाते हैं। यानी अगर मनी लेंडर हो या कोई ट्रेडर हो या फिर कोई लैंड ओनर है, अगर ये किसी भी किसान को या किसी भी व्यक्ति को पैसा देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ब्याज दर लेते हैं। ठीक है, जबकि अपने दूसरा शो जो पढ़ा हमने पढ़ा बैंकों के बारे में, जिनकी जो ब्याज दर है वो क्या होती है, कम होती है। तो जब हम अगर महाजन से, व्यापारी से या भूस्वामी से ऋण लेते हैं तो इसको बोला जाता है अनौपचारिक ऋण, यानी कि अनौपचारिक ऋण बोलते हैं हम, यानी इनफॉर्मल लोन। ठीक है, या क्रेडिट। जबकि अगर हम बैंक से लेते हैं तो वो औपचारिक ऋण होता है। ठीक है, यानी फॉर्मल। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख, यानी कि फॉर्मल सेक्टर पढ़ने वाले हैं हम क्रेडिट के लिए। तो ये पाई चार्ट जो हमें दिखा रहा है, देखो इसमें 25% लोग ही हैं जो केवल बैंक से ऋण या लोन लेते हैं। 33% आज भी क्या करते हैं, साहूकारों से लेते हैं। इसके अलावा सहकारी समितियों से भी 25% है। इसके अलावा जो अदर एक्स्ट्रा इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं उससे 2% है। ये गवर्नमेंट सेक्टर से लगभग 1% है। तो सबसे ज़्यादा जो ऋण का स्रोत अगर हम माने तो वो इनफॉर्मल सेक्टर ही है, यानी अनौपचारिक क्षेत्र ही है। हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा है कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स लोन। ठीक है, पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक पहले वर्ग में बैंक और सहकारी समितियों से लिए गए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। आप भारत के ग्रामीण परिवार के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को इस वाले डायग्राम में जो है वो देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के औपचारिक स्रोत की कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है।
यानी आरबीआई क्या करता है, बैंकों के काम पे नज़र रखता है, यानी कि औपचारिक क्षेत्र में किस प्रकार से ऋण दिया जा रहा है इस पर नज़र रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा है कि बैंक अपने जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखता है। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यावसायिक और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहा है और उसके ब्याज दर क्या है। ठीक है, यानी अब अगर हम आरबीआई के कार्य यानी फंक्शन की बात करें तो आरबीआई क्या क्या करता है। सबसे पहले तो व्यापारिक बैंकों पर नज़र रखता है कि व्यापारिक बैंक काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बैंकों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि उनको अपना क्या बना के रखना है, न्यूनतम नगद जो है वो अपने पास रखना है, ताकि कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर बैंक में आता है पैसे निकालने के लिए तो उसको आराम से पैसे जो हैं वो मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा वो ये भी नज़र रखता है कि बैंक केवल बड़े व्यापारियों को ही कर्जा ना दे, छोटे व्यापारियों को, छोटे किसानों को भी कर्जा दें। ठीक है, जिससे कि उन्हें भी इन चीज़ों का लाभ मिल सके। ठीक है, अब देखो बैंक जो मेन काम करती है वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, लाभ के लिए। तो उन्हें प्रॉफिट किन से मिलेगा, बड़े किसानों से, बड़े व्यापारियों से, जो कि उनका पैसा आसानी से चुका सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, जो छोटे किसान हैं, जो छोटे व्यापारी हैं या जो छोटे कर्जदार हैं, उनको ऋण नहीं मिल पाएगा। तो अगर वो अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेंगे तो वो कर्ज के जाल में फंसते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि उन लोगों को भी बैंकों से ऋण मिले। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं और उन्हें नाजायज तरीके से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि अब अगर हम अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें, यानी व्यापारियों की, साहूकारों की, इन सब की अगर हम बात करें तो उन पर नज़र रखने वाला कोई नहीं है। वो अपनी मर्जी से जितना मर्जी उतना ब्याज दर ले सकते हैं और जैसे मर्जी वैसे पैसे जो हैं वो वसूल सकते हैं। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो अनौपचारिक क्षेत्र में जो पैसा दिया जाता है वो बहुत ऊंची ब्याज दर पे होता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वे ऋण की अधिक लागत को देख करके पीछे हट जाते हैं। ठीक है, मतलब हट जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दर है, वो अगर अधिक होगी, अगर हम ब्याज की दर की बात करें, अगर वो अधिक होगा तो जो व्यक्ति की आय का अधिक हिस्सा जो है वो कर्ज चुकाने में चला जाएगा। तो ऐसे में उसके पास पैसे बचेंगे ही नहीं जिससे वो अपने और खर्च कर सके, मतलब और जो खर्चे हैं वो निपटा सके। ऐसे में वो कर्ज के जाल में फंसता चला जाएगा। और अगर कोई भी अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसे लगेगा कि जो ऋण है, जो लोन है, वो बहुत महंगा पड़ने वाला है, तो ऐसी स्थिति में वो अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करेगा। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए, इसके ज़रिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपने विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं और कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योगों इत्यादि लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज
सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर आपका, एक क्वेश्चन पेपर में जनरली आता है कि ऋण जो है किस प्रकार से देश के विकास में भूमिका निभा सकता है। तो अगर जो ऋण होगा अगर वो सस्ता होगा तो लोग क्या कर सकते हैं, अपना कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, छोटा उद्योग लगा सकते हैं, नए उद्योग लगा सकते हैं, ठीक है, वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, देश का भी विकास होगा, उस व्यक्ति की आय भी बढ़ेगी। औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है। आरेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। यह है आरेख 2। तो जो गरीब लोग हैं वो आप देख सकते हो, जो नीला रंग है वो अनौपचारिक क्षेत्र यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर, और जो बैंगनी रंग है वो औपचारिक क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर दिखा रहा है। तो जो गरीब परिवार है वो आज भी क्या करता है, अनौपचारिक क्षेत्र से लेता है। कम संपत्ति वाले जिनके पास कुछ है ही नहीं गिरवी रखने के लिए, वो भी अनौपचारिक क्षेत्र से लेता है। समृद्ध परिवार फॉर्मल सेक्टर यानी बैंक से लोन लेते हैं, और अमीर परिवार भी बैंक से ज़्यादा लोन लेते हैं, ठीक है। आरेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवार को कर्जों का 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोत से पूरी होती है। इसकी तुलना आप शहरी इलाके के अमीर परिवार से कीजिए। क्या आप क्या देखते हैं, उनके केवल 10% कर्ज ही अनौपचारिक स्रोतों से हैं, जबकि 90% औपचारिक स्रोत से हैं। इस तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्र में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवार कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा उनको देना पड़ता है। इस सब से क्या पता चलता है, पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% ही पूरा कर पाता है। बाकी ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर पर ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं, और यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाके में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कर्जदारों को अनौपचारिक स्रोतों पर से निर्भरता जो है वो घटे, ठीक है। यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि फॉर्मल सेक्टर से ऋण लेने वाले लोगों की संख्या बढ़े, मतलब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों से पैसा लें उधार, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सहकारी समिति और बैंकों की भूमिका जो है वो बढ़ानी होगी। दूसरा, यदि एक तरफ अनौपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी ओर यह भी ज़रूरी है कि ये ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवार के लोगों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये ज़रूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फ़ायदा जो है वो उठा सके, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा स्वयं सहायता समूह। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों है? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना औपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा है, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणधार और विशेष कागजात की ज़रूरत पड़ती है, और
ऋणधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते हैं। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार ज़रूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते हैं और निर्धन कर्जदार को तंग करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हमने जो पढ़ा है अभी तक उसको समअप भी बताया हुआ है, समरी करी हुई है कि जो निर्धन परिवार होते हैं, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, वो लोग बैंकों से ऋण नहीं ले पाते हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है कि बैंक जो है वो ऋण आधार लेती है, नहीं कुछ गिरवी रखवाती है, और दूसरा उसके लिए विशेष कागजात यानी पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि जनरली लोग नहीं उपलब्ध करवा पाते हैं। जबकि अगर हम साहूकारों से बात करें या किसी भी महाजन से अगर कोई व्यक्ति लेता है या किसी व्यापारी से लेता है, क्योंकि वो लोग वहीं के लोकल बंदे होते हैं, मतलब लोकल के लोग होते हैं, तो वो लोग कर्जदार को अच्छे से जानते हैं, तो वो उस आधार पर उनको जो है वो कर्ज दे देते हैं, लेकिन उनकी जो ब्याज दरें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, यानी महंगा ऋण उन्हें मिलता है। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों, विशेषकर महिलाओं की छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। ठीक है, अब जो स्वयं सहायता, देखो इसका अगर हम वर्ड का मीनिंग समझे, स्वयं सहायता समूह, यानी इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, देखो स्वयं मतलब खुद यानी सेल्फ, ठीक है, हेल्प मतलब सहायता, हेल्प करेंगे अपनी खुद की, और कैसे हेल्प करेंगे, ग्रुप्स बना करके। ठीक है, यानी मान लो 20 लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, और वो क्या करेंगे, कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे, और वो पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा तो एक ऐसे व्यक्ति को, वो मतलब जिस भी व्यक्ति को, मान लो 20 व्यक्ति इकट्ठे जो हुए हैं उनमें से किसी को भी पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, 20 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है, तो जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है उस पैसे को ये लोग इस व्यक्ति को दे देंगे ताकि ये अपना काम कर सके। और ये व्यक्ति क्या करेगा, जैसे जैसे उसके पास पैसा आएगा वैसे वैसे ही ये पैसा वापस रिटर्न कर देगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर के 100 रुपये या अधिक हो सकती है। यह परिवार की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूहों से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज दर से कम होता है। ठीक है, यानी जब हम स्वयं सहायता समूह से जो पैसा लेते हैं वो ब्याज लेती है, लेकिन उनकी जो ब्याज दरें होती हैं वो क्या होती है, कम होती हैं। 1 या 2 वर्ष के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपने गिरवी ज़मीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें जैसे कि बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, अब अगर जो स्वयं सहायता समूह है, अगर वो 1-2 साल अच्छे से बचत कर लेते हैं, ठीक से काम करते हैं, तो वो अपने समूह के नाम पर क्या कर सकते हैं, बैंकों से भी जाकर के ऋण यानी कि लोन ले सकते हैं, और उस पैसे का इस्तेमाल वो क्या कर सकते हैं, या तो कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं, या फिर खेती से रिलेटेड जो चीज़ें जैसे बीज हो गया, खाद हो गया, बांस हो गया, ये सब चीज़ें खरीदने के लिए वो कर सकते हैं।
बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक ही सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेते हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो बैंक ऋण देती है उस पूरे ग्रुप को देती है। अगर उस पूरे ग्रुप में से कोई एक भी व्यक्ति पैसा नहीं देता है तो सबको मिलकर के पैसे जो है वो देने पड़ते हैं। इसलिए जो बैंक है वो बिना किसी ऋण आधार के, यानी बिना कुछ गिरवी रखे भी क्या करता है, स्वयं सहायता समूह को ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उभारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को संगठित करने में मदद करता है। यानी कि अब ये जो स्वयं सहायता समूह, इसमें क्या है, जो गरीब लोग हैं वो इकट्ठा होकर के कोई काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित मतलब इकट्ठा करने का काम करता है। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा करते हैं। यानी कि ये क्या करता है, महिलाओं को सशक्त करने का काम करता है। ठीक है, अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, वो है बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। देखो, ग्रामीण बैंक जो होता है उसमें रूरल्स बैंक बोलते हैं, ग्रामीण क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र में, गांव वगैरह में पाया जाता है, इसलिए उसे ग्रामीण बैंक बोलते हैं। ठीक है, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का एक बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे से पैमाने पर हुई थी। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंकों के अब 9 लाख सदस्य हैं जो बांग्लादेश के 81,600 यानी 81,600 गाँव में फैले हुए हैं। इससे ऋण लेने वाले ज़्यादातर महिलाएं हैं जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह के छोटे आय वाले गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम है। ठीक है, यानी कि जब जो महिलाएं थी या जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे थे, जब उन्हें पैसे मिले ऋण पर, तो उन्होंने क्या किया, अपना कोई ना कोई काम शुरू किया और जिससे वो क्या हो गए, आत्मनिर्भर बने। ठीक है, अब ये समरी है, आप चलो बाकी आपका ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। एंड अच्छे से पूरा एक बार देख के आप अपना बुक पढ़ के पूरा रिवाइज करोगे तो आई होप ये जो पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।